स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी में। दोस्तों, अभी हाल ही में सीजीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है और व्यापम के कई सारे एग्ज़ाम भी जो हैं वो पेंडिंग में है, जैसे एसआई का भर्ती है ना। इसके अलावा एडीओ का एग्ज़ाम, एडीओ का नोटिफिकेशन आने का है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो होंगी और इसमें जो एक महत्वपूर्ण पार्ट है वो है छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था। चाहे आप सीजीपीएससी में लें या एडीओ के एग्जाम में लें, और इनमें हाल ही में दोस्तों एक संशोधन हुआ है एक अध्यादेश के द्वारा। ठीक है। और ये संशोधन की जो कंडीशंस हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मूलतः ये आरक्षण पर बात करती है और आरक्षण आरक्षण कैसे दिया गया है इसको हम डिटेल में देखेंगे। दोस्तों, ये कहा जाता है कि 50% ओबीसी को आरक्षण दे दिया गया है, परंतु उसके लिए कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस क्या हैं, कैसे दिया जाएगा, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस क्लास को आप पूरा देखेंगे तो ये पूरा पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए। तो ये दोस्तों अध्यादेश लाया गया है ना। अध्यादेश लाया गया है, छत्तीसगढ़ अध्यादेश राजपत्र में ये 3 दिसंबर 2024 को प्रकाशित हुआ है। और जिस दिन से ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है, जिस दिन से ये राजपत्र में प्रकाशित हुआ है उसी दिन से ये प्रवृत्त माना जाएगा। इसका मतलब उसी दिन से ये आदेश लागू हो जाएगा। ठीक है। इसका जो मूलतः नाम है छत्तीसगढ़ पंचायती राज संशोधन अध्यादेश 2024। ठीक है। और ये संशोधन अध्यादेश है, इसको भारत गणराज्य के 75वें में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा जो है वो प्रख्यापित किया गया है। तो इसमें आप क्या याद रखें कि इसका नाम क्या है और दूसरा ये कब जारी किया गया है। ठीक, दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। 3 दिसंबर 2024 और छत्तीसगढ़ पंचायती राज संशोधन अधिनियम नहीं है, अध्यादेश है। अधिनियम तब होता जब विधानसभा द्वारा इसको पारित कर लिया जाएगा, तभी अधिनियम बन जाएगा। अभी अध्यादेश जारी किया गया है। अध्यादेश मतलब जब राज्य में विधानसभा का सत्र न चल रहा हो और किसी ऐसी इमरजेंसी आ जाती है कि कोई विधि या कोई नियम बनाना बहुत ही जरूरी हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल को अनुच्छेद 213 के अंतर्गत ये पावर है कि वो जो है वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश वैसे ही प्रभावी रहेगा जैसे कोई अधिनियम रहता है। हालांकि अध्यादेश को जो है वो 6 महीने के भीतर विधानसभा से पारित करवाना आवश्यक होता है। तो आप एक चीज और याद रखेंगे, ये राज्यपाल की शक्तियों में अध्यादेश से संबंधित चीजें आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन बनने के चांसेस है, हर करंट का मुद्दा है। ठीक है। चलिए देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड 1 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं। ठीक, संक्षिप्त पहला देखिए, यह अध्यादेश छत्तीसगढ़ पंचायती राज संशोधन अध्यादेश 2024 कहलाएगा। इसका विस्तार जो है वो संपूर्ण राज्य में होगा। यह राज्य पत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा। ये तीनों बातें इंपॉर्टेंट है। कहाँ लागू, पूरे छत्तीसगढ़ में। नाम क्या, छत्तीसगढ़ पंचायती राज संशोधन अध्यादेश। यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से लागू है। ठीक, नेक्स्ट देखिए। देखिए, इसको बहुत ढंग से पढ़ेंगे। कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने इस अध्यादेश को ढंग से नहीं पढ़ा है। जिनको कंफ्यूजन हो रहा है और जो क्लियर पढ़े हैं और चीज को समझ रहे हैं उनको कोई भी परेशानी नहीं है। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, लागू रहने की कालावधि के दौरान छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 क्रमांक 1 सन 1994, जो इसमें इसके मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है। इस अध्यादेश की धारा 3 से 10 में विनिर्दिष्ट संशोधनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगा। तो जो मूल अधिनियम है वो इस अध्यादेश, क्या कह रहा है, जो मूल अधिनियम है वो इस अध्यादेश की धारा 3 और 10, 3 से लेकर 10 में विनिर्दिष्ट संशोधनों के अध्याधीन, उसके अधीन रहते हुए जो संशोधन इस 3 से 10 आर्टिकल में किया गया है, उसके धारा में किया गया है, उसके अध्ययन रहते हुए जो है वो प्रभावी होगा मूल अधिनियम। ठीक है। तो इसके प्रभाव में रहेगा। अब मूल अधिनियम में जो इसमें संशोधन हुआ है वो लागू हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, मूल अधिनियम की धारा
13 की उपधारा 4 के खंड 2 के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें 13 की धारा उपधारा 4 के खंड 2 के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रस्थापित किए जाएंगे। अच्छा, इसमें महिला आरक्षण की स्थिति क्या है? तो महिला आरक्षण के बारे में कुछ भी इसमें संशोधन नहीं हुआ है। इसमें सिर्फ संशोधन हुआ है धारा 13 की उपधारा 4 के खंड 2 के स्थान पर। तो क्या संशोधन हुआ है? देखिए, 2 कहता है किसी ग्राम पंचायत में जहां अनुसूचित जातियों और या अथवा अनुसूचित जनजातियों के लिए 50% से कम स्थान आरक्षित किए गए हैं, वहां यथासंभव निकटतम रूप से कुल स्थानों की संख्या के 50% की अधिकतम सीमा 50% के अधिकतम सीमा के अध्ययन रहते हुए शेष स्थान अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित किए जाएंगे। ऐसे स्थान उस ग्राम पंचायत के भिन्न वार्डों को विहित रीति में चक्रानुक्रम में कलेक्टर द्वारा आवंटित किए जाएंगे। ठीक है, और कहा गया है कि परंतु किसी ग्राम पंचायत में जहां अनुसूचित जातियों और या अथवा अनुसूचित जनजातियों के लिए 50% या 50% से अधिक स्थान आरक्षित किए गए हैं, वहां अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई स्थान आरक्षित नहीं होगा। तो पहले इसमें क्या था दोस्तों? पहले इसमें था कि जो ST SC हैं, है ना, जो SC और ST अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है, उनके लिए यदि 50% से क्या था, कम स्थान आरक्षित होता था, 50% से कम, तो ऐसी स्थिति में ओबीसी को कुल सीट का जो है वो दोस्तों 25% आरक्षित किया जाता था। ठीक है, लेकिन इसी में अब जो है वो क्या हो गया है, संशोधन हो गया है। अब क्या कहा जा रहा है, तो इसको हम इसमें समझते हैं। अब कहा जा रहा है कि जो ST है, अनुसूचित जनजाति, और SC का टोटल जो ये हम ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं पंचों के लिए, ये जो ग्राम पंचायत के लिए दिया हुआ है आप देखेंगे तो ये टोटल किसी ग्राम पंचायत में है ना, तो ग्राम पंचायत में क्या होते हैं, वार्ड होते हैं और उसके सदस्य होते हैं। ठीक, अब मान लिया जाए कि यहाँ पर जो है वो ग्राम पंचायत में 1000 जनसंख्या है और प्रत्येक 100 में एक वार्ड है, तो यहाँ पर 10 वार्ड हैं। यहाँ पर कितने वार्ड हैं दोस्तों? 10 वार्ड हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम मान के चलें ST और SC को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देना है। अब यहाँ पर मान लिया जाए कि ST SC की जनसंख्या कितनी है, 300 है, तो उनकी जनसंख्या का अनुपात क्या होगा, 1000 में 300 है तो 3 सीट, 100 में 1 सीट दे रहे हैं, तो 300 में कितना सीट देंगे, 3 सीट यहाँ पर किसके लिए आरक्षित हो जाएगा, ST SC OBC के लिए, जो कितना होता है 30% होता है। 10 में से 3 30%, 1000 में से 300 30%। ठीक है, अब 3% इसको दिया जो 30% है, और ये 30% क्या है, 50% से कम है। बहुत ढंग से इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, 50% से कम है। तो ऐसी स्थिति में जो नया संशोधन हुआ है वो ये कहता है कि यहाँ पर ओबीसी को उसकी जनसंख्या के अनुपात में शेष सीट आरक्षित किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर शेष सीट, अब वहां पर और एक चीज कहा गया है दोस्तों, इसको समझिएगा, कुल स्थानों की संख्या, कुल स्थानों की संख्या के 50% की अधिकतम सीमा के अध्ययन रहते हुए, इसको पकड़िएगा। ठीक है, कुल स्थानों जैसे 10 सीट है टोटल, उसकी 50% कितना है, 5, इसके अध्ययन, इसी के अधीन रहते हुए, इससे ज्यादा आप नहीं जा सकते हैं। ठीक है, इसके अधीन रहते हुए शेष स्थान अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित किए जाएंगे। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब देखिए, अब यहाँ पर हमने देखा कि 1000 है ना, इसको हम ले लेते हैं, 1000 जनसंख्या में मान लीजिए कि 100 जो है ना, 100 किसके हैं, ओबीसी वाले हैं। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं। तो यहाँ पर जितना शेष स्थान है, शेष स्थान कितना है, अब यहाँ पर 2 बचा है। अधिकतम सीमा हम 5 से ज्यादा नहीं कर सकते। 50% के अध्ययन, कुल सीटों के
50% के अध्याधीन रहते हुए, मतलब 5 सीट के अधीन रहते हुए। तो 5 सीट, 3 सीट तो एसटी एससी ओबीसी को आरक्षित हो गया। अब बचा कितना, 2 सीट। तो 2 सीट ओबीसी को दिया जाएगा। ठीक है, 2 सीट किसको दिया जाएगा, ओबीसी को। परंतु और कंडीशन है, ओबीसी को उसकी जनसंख्या के अनुपात में देना है। ठीक है, जनसंख्या के अनुपात में, यहां पर कंडीशंस को आप पकड़िएगा। ठीक, जनसंख्या के अनुपात में देना है, इसका मतलब क्या है कि यहां पर अब ओबीसी की जनसंख्या देखी जाएगी। यदि ओबीसी की जनसंख्या 100 है, इसका मतलब इसको कितना सीट मिलेगा, ओबीसी को 1 सीट मिलेगा। तो इस 2 में से कितना सीट मिलेगा, 1 सीट इसमें दिया जाएगा। कितना सीट दिया जाएगा, 1 सीट इसमें दिया जाएगा। क्लियर है। अब यहां पर बात होती है कि यहां पर मान लो इसकी जनसंख्या 200 होती तो कितना दिया जाता, तो इसको 2 सीट दिया जाता, तो यहां पर 2 सीट हो जाता है ना। लेकिन यहां पर यदि 100 है तो 1 ही सीट दिया जाएगा, भले ही यहां पर क्या है, सीट कम होगा चलेगा, लेकिन वो उसके जनसंख्या के अनुपात में ही उसको आरक्षण देना है, स्पष्ट कहा गया है। और ऐसे ही संख्या से पूछा जाएगा और आप लोग जो है वो धोखा खा सकते हैं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जनसंख्या के अनुपात में जिसकी जितनी उसकी जनसंख्या उसके अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, तो 100 है तो 1 ही सीट इसमें मिलेगी, भले ही 1 सीट खाली रहे, वो अपवर्जित कर दिया जाएगा, उसको बाद में देखेंगे। अब मान लिया जाए कि 1000 की जनसंख्या में 400 ओबीसी हैं। 400 क्या है, ओबीसी हैं। तो इसका मतलब अब इसको कितना सीट दिया जाना चाहिए, 4 सीट दिया जाना चाहिए। यहाँ पर सीट कितना खाली है, 2 ही सीट खाली है। तो यहाँ पर क्या पूरा 4 सीट दिया जाएगा, क्या नहीं दिया जा सकता। ठीक है, जनसंख्या के अनुपात में तो दिया जाएगा, लेकिन इसको 50% की अधिकतम सीमा के अध्याधीन रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर भले ही ये 4 सीट के हकदार हैं जनसंख्या के अनुपात में, परंतु इसको सीट जो आरक्षित होगी वो 2 ही सीट आरक्षित होगी। ठीक है, 2 ही सीट आरक्षित होगी। यहाँ पर मैंने बताया भाई, इसको बहुत ढंग से पढ़ेंगे। कुल स्थानों की संख्या के 50% की अधिकतम सीमा रहते हुए शेष स्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित किए जाएंगे। ऐसे स्थान ग्राम पंचायत के भिन्न वार्डों को विहित रीति में चक्रानुक्रम में कलेक्टर द्वारा जो है वो एक एक करके जितने भी वार्ड हैं उसमें चक्रानुक्रम में आवंटित किए जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। देखिए, परंतु किसी ग्राम पंचायत में जहां अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के लिए 50% या 50% से अधिक स्थान आरक्षित किए गए हैं, वहां अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई स्थान आरक्षित नहीं रहेगा। अब यहाँ पर एसटी और एससी और एसटी की जो प्रतिशत है वो 50% या 60% है, 50% से ज्यादा है। तो यहाँ पर ओबीसी को एक भी सीट आरक्षित नहीं रहेगी। ये स्पष्ट प्रावधान किया गया है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से स्पष्ट रूप से समझ में आ गया। अब देखिए महिला आरक्षण की क्या स्थिति है। तो महिला आरक्षण को कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया गया है, जितना पहले था मूल अधिनियम में उतना ही आरक्षण अभी दिया गया है। देखिए यहाँ पर उपधारा 5 में दिया गया है महिला आरक्षण 4 के अधीन आरक्षित किए गए, कौन सा सीट, आरक्षित किए गए स्थानों की कुल संख्या के कम से कम आधे, जो आरक्षित सीट है उसके आधे स्थान यथास्थिति अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां या अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित रखा जाएगा, जो आरक्षित सीटें हैं। और प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या में कम से कम आधे स्थान जिनके अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी शामिल है, वहां महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। और ऐसे स्थान विहित प्राधिकारी द्वारा विहित रीति में ग्राम पंचायत में भिन्न भिन्न वार्डों के लिए लॉट निकालकर चक्रानुक्रम में आवंटित किया जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 चीजें समझिए। यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि जितना सीट आरक्षित हुआ है उन आरक्षित सीटों में आधा जो है वो महिला के लिए आरक्षित रहेगा। कौन सी महिला, तो देखिए यहाँ पर जैसे ये 3 सीट इसको मिला, 1 सीट ओबीसी को मिला, कितना स्थान आरक्षित हो गया, 4 सीट यहाँ पर जो है वो आरक्षित हो गई। ठीक है,
4 सीट आरक्षित हो गई। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि इन 4 सीटों में आधा कितना, 2 किसके लिए आरक्षित होगा, महिलाओं के लिए। कौन सी महिला के लिए, तो ये एससी महिला, एसटी की महिला या ओबीसी की महिला के लिए ये सीटें आरक्षित रहेंगी। ठीक है, ओबीसी की महिला के लिए ये सीटें आरक्षित रहेंगी। इसके अलावा जितना टोटल सीट में भी, जो टोटल सीट है उसमें भी दोस्तों क्या होगा, 50%, मतलब आधा जो है वो महिला के लिए आरक्षित होगा। तो यदि 10 सीट टोटल है, यहाँ पर देखें तो हमारे पास 10 सीट टोटल है, 10 में कितना आरक्षित हो गया, कितना जो है महिलाओं के लिए रहेगा, तो यहाँ पर 5 सीट जो है वो महिलाओं के लिए रहेगा, है ना, 5 सीट, जिसमें ये आरक्षित सीट भी शामिल है, ऐसा कहा गया है भाई, ऐसा आपके में कहा गया है। देखिए एक बार देख लेते हैं यहाँ पे कुल संख्या का। देखिए, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या का कम से कम आधा स्थान जिनके अंतर्गत, आधे स्थान के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है, महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। ठीक है, तो उसको मिलाकर यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो है मैंने क्या बताया कि 10 में से 5 सीट महिला के लिए आरक्षित किए जाने थे। ठीक है, अब 5 सीट में जो 2 सीट है वो आरक्षित हो गए हैं, आरक्षण वाले जो सीट थे उसमें से ये भी लिए जाएंगे। तो यहाँ पर कितना सीट बचा, 3 सीट। ठीक है, और टोटल सीट जो है, टोटल सीट जो था वो 10 में से 5 जो है वो एसटी एससी ओबीसी की आरक्षण में निकल गया, तो बचा कितना सीट, 5 सीट। तो इस 5 में से 3 सीट जो है, ये 5 में से अब ये वाला जो 3 सीट है वो किसके लिए आरक्षित हो जाएगा, महिला के लिए आरक्षित हो जाएगा। ठीक है, महिला के लिए जो है वो आरक्षित हो जाएगा, और ये महिला किसी भी वर्ग की हो सकती है, इसमें पर्टिकुलर नहीं दिया गया है। ये आरक्षित सीट होगी, लेकिन ये जो है वो महिला सीट होगी किसी भी वर्ग की। ठीक, और इसमें से फिर अब पुरुष के लिए कितना बचेगा, केवल 2 सीट है जो वो जो ओपन होगा, जनरल सभी के लिए रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आप बहुत ढंग से समझेंगे, ये है इसका पूरा कहानी। ठीक है, तो यहाँ पर पहले 25% दिया जाता था, जो अब दिया जा रहा है कितना, 50%, जो भी उसके अधीन रहते हुए, 50% की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए ओबीसी को दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है मेरे ख्याल से यहाँ तक। चलिए, नहीं होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, दूसरा वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। बाकी सभी में कंडीशन इसी प्रकार से है दोस्तों। देखिए, मूल अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 के खंड 2 के स्थान पर निम्नलिखित खंड को प्रस्तापित किया जाए। तो 2 में कहा जा रहा है कि खंड में जहां अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की संख्या 50% से कम है, वहां यथासंभव निकटतम रूप से खंड के भीतर ग्राम पंचायतों में सरपंच के कुल पदों के 50% की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के पश्चात शेष स्थान अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित किए जाएंगे। परंतु जहां खंड अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों की संख्या 50% या 50% से अधिक हो, वहां अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई स्थान आरक्षित नहीं होगा। सेम कंडीशन है। देखिए, इसके अलावा मूल में जो महिला का आरक्षण दिया गया है मूल अधिनियम में, उसमें खंड के भीतर सरपंचों की कुल संख्या के कम से कम आधे स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। सरपंचों की कुल संख्या का आधा स्थान, यहाँ पर आरक्षित सीट की बात नहीं की गई है, सिर्फ इतना ही अंतर है। देखिए, इसको हम समझते हैं। देखिए, ये एक जो है वो क्या हो गया आपका, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये आपका एक जनपद क्षेत्र है। ठीक है, अब जनपद क्षेत्र के अंदर कई सारे जो है वो ग्राम क्या हैं, समाहित होते हैं, है ना। कई सारे ग्राम हो सकते हैं, ग्राम जिसमें ग्राम पंचायतें होंगी। ठीक है, तो इस प्रकार कई सारी इसमें क्या है, ग्राम पंचायत है। और इन सभी ग्राम पंचायत में क्या होगा,
इन सभी ग्राम पंचायत में जैसे सरपंच का चुनाव होगा, है ना, सरपंच चुने जाएंगे। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं, ऐसे कई सारे ग्राम हैं, लगभग 10 ग्राम है, ठीक है। और 10 ग्राम में कितने हो जाएंगे, तो ये 10 क्या हो जाएंगे, सरपंच हो जाएंगे, ठीक है। 10 क्या हो जाएंगे, सरपंच हो जाएंगे। तो इन 10 सरपंचों में, ठीक है, क्या कहा जा रहा है, इन 10 सरपंचों में जो एससी है और जो एसटी है दोस्तों, एससी और एसटी, इनको जो है वो इनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। सेम कंडीशन है जैसे हमने पहले देखा था। मैं सिर्फ उदाहरण के लिए ले रहा हूं, यहाँ पर आप अन्यथा मत समझिएगा। जैसे 10,000 यहाँ पर जनसंख्या है पूरी, और इस 10,000 में जो है दोस्तों 3,000 किसकी जनसंख्या है, एससी और एसटी की, एससी और एसटी की। तो उसकी जनसंख्या के अनुपात में इसको 30% आरक्षण दिया जाएगा। मैं वही आंकड़ा इसलिए लिया हूं ताकि आप लोगों को जो ये जो बताया जा रहा है अध्यादेश में वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो एसटी एससी को 30% सीटें आरक्षित होंगी, और कुल सीटें हैं 10, 10 में यदि हम 30% सीट देखें तो होता है 3 सीट, ठीक है। और आगे कहा जा रहा है कि यदि 50% एससी और एसटी को उसकी कुल जनसंख्या का अनुपात में 50% से कम सीट आरक्षित होता है, तो ऐसी स्थिति में ओबीसी को उसकी जनसंख्या के अनुपात में शेष सीट 50% के आरक्षण की सीमा के अंदर रहते हुए, 50% के सीमा के अध्ययन रहते हुए बाकी सीट से सीट जो है वो आरक्षित की जाएगी। तो यहाँ पर ओबीसी को कितना दिया जाएगा, 20% दिया जा सकता है, परंतु कब, यहाँ पर उसकी जनसंख्या का अनुपात देखा जाएगा। यहाँ पर यदि उसकी जनसंख्या 2000 है तो उसको 20% मतलब 2 सीट दिया जाएगा। और यहाँ पर मान लो उसकी जनसंख्या 1000 है तो यहाँ पर 10% हो जाएगा, तो उसको 1 सीट दिया जाएगा। परंतु यहाँ पर यदि इसकी जनसंख्या 4000 हो जाती है तब भी 40% इसका अनुपात होने पर भी इसको 2 सीट ही दिया जाएगा, 2 से ज्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट है कि 50% की अधिकतम सीमा के अध्ययन होते हुए इनको सीटें दी जानी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो है वो क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट है सरपंचों का, ठीक। अब इसमें क्लियर कहा जा रहा है कि खंड के भीतर सरपंचों की कुल संख्या से कम आधे स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। तो 10 सीट है, इस 10 सीट में सीधे सीधे 5 सीट जो है वो महिला के लिए आरक्षित होंगे। अब इसमें यह नहीं कहा गया है कि आरक्षित सीटों में आपको आधा देना है और जो अनारक्षित है उसमें आधा देना है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, कुल सीट। अब इसमें कुल सीट में मतलब यहाँ पर 3 में से मान लो एक महिला चुनकर आ गई, ठीक है, 3 में से एक महिला चुनकर आ गई है, और इसमें 2 में से एक महिला हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर 2 महिलाएं ऑलरेडी हो गई, तो यहाँ पर 2 महिला ऑलरेडी हो गई, तो बाकी जो बचे हैं उसमें से क्या होना चाहिए, 5 में से 3 सीट जो है वो किसको मिलना चाहिए, महिला को, ठीक है। 3 सीट किसको मिलेगा, महिला को। परंतु यहाँ पर यदि कोई भी महिला चुनकर नहीं आई, ठीक है, कोई भी महिला चुनकर नहीं आई, तो आधा सीट मतलब 5 सीट किसके लिए आरक्षित हो जाएगा, केवल महिलाओं के लिए ही आरक्षित होगा। पांचों की पांचों सीटें जो है किसके लिए आरक्षित होंगी, महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। और इस प्रकार के जो है वो प्रश्न आपको संख्या देकर पूछे जाते हैं, इसलिए इन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया जनपद के अंदर की बातें। अब जनपद में हम ये देखते हैं दोस्तों, जनपद में जनपद के सदस्यों का भी निर्वाचन होता है ना। तो वो किसके अंतर्गत, धारा 23 के अंतर्गत उपधारा 3 के खंड 2 के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाए। देखिए 2 क्या कहता है, किसी जनपद पंचायत में जहां अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के लिए 50% से कम स्थान आरक्षित किए गए हैं, वहां यथासंभव निकटतम रूप से कुल स्थानों की संख्या के 50% की अधिकतम सीमा के अध्ययन रहते हुए शेष स्थान अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए उनकी संख्या के अनुपात में आरक्षित किए जाएंगे, ठीक है। क्लियर है, कुल स्थानों की संख्या के 50% की अधिकतम सीमा के अध्ययन रहते हुए शेष स्थान जो है वो किसको आवंटित किए जाएंगे, उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित किए जाएंगे।
और ऐसे स्थान भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को विहित रीति में चक्रानुक्रम में कलेक्टर द्वारा आवंटित किए जाएंगे। परंतु किसी जनपद पंचायत में जहां अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए 50% या 50% से अधिक स्थान आरक्षित किए गए हैं, वहां पिछड़ा वर्ग के लिए कोई स्थान आरक्षित नहीं होगा। ये सभी जगह लागू होगा। सेम प्रोसीजर जो हमने जनपद पंचायत में पढ़ा, वैसे का वैसा प्रोसीजर जो है दोस्तों किसमें है, जिला पंचायत में। तो हमने देखा था इससे पहले कि एक जो है वो जनपद में ग्राम भी होते हैं, ग्राम पंचायत, और वहां पर वार्डो भी होते हैं, है ना। 10 से लेकर कितने वार्ड हो सकते हैं, यहाँ पर 25 वार्ड हो सकते हैं। इस प्रकार के 25 वार्ड होंगे और प्रोसीजर फिर वही सेम है दोस्तों, ठीक है। आपको बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है, प्रोसीजर सेम है। क्या प्रोसीजर है कि एसटी और एससी को क्या दिया जाएगा, एसटी और एससी का जो आरक्षण है वो 50% से कम होगा। तो इसको आप समझ लीजिए, मैं डायरेक्ट लिख ही लिया हूं क्योंकि इससे पहले आपको समझा दिया हूं। तो ओबीसी को दिया जाएगा उसका शेष, जितना भी आरक्षित है उसका शेष जो आरक्षण है ओबीसी के लिए होगा। जैसे ये 40% जो है एसटी एससी को दिया गया है, तो 10% जो है वो किसको दिया जाएगा, ओबीसी को दिया जाएगा, परंतु उसकी जनसंख्या के अनुपात में, जनसंख्या जितनी भी होगी उसके अनुपात में। ठीक, यहाँ पर मान लो ये 20% आरक्षित है, तो यहाँ पर ये 30% आरक्षित हो सकता है, लेकिन ओबीसी को वहां पर जनसंख्या 30% होनी चाहिए। कुल जनसंख्या का जो है वो उसमें 30% उनका हिस्सा होना चाहिए, तब 30% सीटें दी जाएंगी। यदि ये 40% है तो भी 30% दी जाएगी, 20 क्योंकि 50% से अधिक नहीं दिया जा सकता है। ये स्पष्ट रूप से जो है वो प्रावधान किया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसको आप क्लियरिफाई कर लीजिएगा, बहुत ही जरूरी है क्योंकि इससे आगे प्रश्न बनने की संभावना है। और वहीं पर देखिए तो महिलाओं के लिए किए गए स्थानों की कुल संख्या में कम से कम आधा स्थान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। इसमें आरक्षण की सीमा की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो जनपद पंचायत सदस्य में जनपद पंचायत सदस्य में जो है वो कितना होता, आरक्षण की सीमा हमने देखी, जो एसटी और एससी है उसको 50% से कम है तो ओबीसी को शेष, लेकिन उस आरक्षित सीटों में भी महिलाओं के लिए आधा सीट आरक्षित रहेगा। और कुल जो आरक्षित सीट है, प्रत्यक्ष निर्वाचन भरे जाने वाले आरक्षित सीट है, उसके कुल संख्या के कम से कम आधे स्थान भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा, जो हम पंचायत में बात किए थे। ठीक है, तो सरपंच के लिए ये जनपद पंचायत सदस्य के लिए आप ध्यान रखिएगा क्या कि इसमें जो आरक्षित सीट है, ठीक है, आरक्षित सीट है, जैसे इसमें मैंने बताया आरक्षित सीट 50% है, तो इसमें आधा जो है वो 1/2 किसके लिए आरक्षित हो जाएगा, महिला के लिए आरक्षित हो जाएगा। और जो बाकी सामान्य सीट 50% बचेगा, है ना, सामान्य सीट जो 50% बचेगा उसमें भी 1/2 जो है वो महिला के लिए आरक्षित होगा, जो इससे पहले हम लोगों ने समझा है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने समझा है। देखिए यहाँ पर साफ साफ कह रहा है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम क्या है दोस्तों, 50% जो है वो अन्य पिछड़ा वर्गों के महिला के लिए स्थान रहेंगे, जिसमें अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान भी शामिल रहेगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये जनपद पंचायत अध्यक्ष और उसका हो गया। ये जिला पंचायत में है दोस्तों, सेम है, आप इसको पढ़ लेना। सेम जैसा हमने जनपद में देखा है वैसा ही सेम जो है वो क्या है, जिले में है। जैसा जनपद में देखा है वैसी सेम जिले में आपको मिलेगा। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी जो है वो परिवर्तन नहीं हुआ है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, क्लियर है। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, एकदम सेम है, जैसा हमने जनपद में देखा, जैसा हमने ग्राम पंचायत में देखा, वैसे ही आरक्षण जो है वो जिला पंचायत में दिया गया है, सेम है, एकदम इजी। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि जो
50% की सीमा की बात जो की जा रही है वो किस स्तर पर की जा रही है। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है। महिलाओं का जो आरक्षण है वो एज इट इज बना रहेगा जैसे पिछला था, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। ठीक, तो दोस्तों मेरे ख्याल से स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ गया है। एक बात याद रखिएगा, इसमें कोई भी प्रकार की दिक्कत होगी या समझने में परेशानी हो रही होगी तो आप वीडियो दोबारा देखिएगा, और भी समझ में नहीं आएगा तो आप जो है वो मैसेज कर दीजिएगा यूट्यूब में, तो आपको आंसर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।